सभी को जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करते हैं नीच भंग राजयोग। राजयोग कितने ही प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नीच भंग राजयोग के बारे में। तो ये जब हमारे पास जन्मपत्रिका आती है तो कोई भी ग्रह नीच राशि में स्थित होगा, तो वह ग्रह नीच राशि में स्थित होने के कारण हम निराश हो जाते हैं कि अब इसके शुभ परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक इसी तरह से यदि किसी का नीच राशि में जब कोई ग्रह स्थित है, लेकिन वो कुछ ज्योतिष सूत्र के अनुसार उसका नीच भंग हो जाता है, तो ऐसे में हम बड़े खुश हो जाते हैं कि नीच भंग हो गया तो हमें राजयोग का फल प्राप्त होगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है और उसको किस तरह से फलित में देखते हैं। अधिक विलंब न करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं नीच राशि। नीच राशि की हम जब बात करते हैं तो सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का कहलाता है। तो ऐसे में यदि सूर्य ग्रह तुला राशि में स्थित हो जाएगा तो वो नीच राशिगत कहलाएगा। अब ये नीच राशिगत के नियम के अनुसार हम बात करते हैं नीच भंग राजयोग के सूत्र क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेष राशि की कुंडली की हमने काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेष लग्न की पत्रिका है और 7वें स्थान पर 7 लिखा रहता है, तो 7 है और यहाँ पर सूर्य स्थित है। तो हम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये 5वां स्थान जो है वहाँ पर 5 लिखा होगा। 5 का स्वामी सूर्य होता है और वो सूर्य यदि 7वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे में वो सूर्य है नीच राशिगत कहलाएगा। नीच राशिगत होने के कारण ऐसे जातक को संतान की तरफ से और दाम्पत्य जीवन की तरफ से उसको परेशानी आ सकती है। तो ये तो वह परेशानी होने का कारण, लेकिन ये नीच भंग कैसे कहलाएगा। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जब 7वें स्थान पर सूर्य स्थित होगा तो इसके नेगेटिव जो प्रभाव है वो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ 7 लिखा हुआ है और 7 का स्वामी होता है, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। अब यही शुक्र यदि किसी भी स्थान पर स्थित हो जाए और चंद्र कुंडली के अनुसार वो चंद्र कुंडली के अनुसार या तो केंद्र में स्थित हो 1, 4, 7 और 10, इनमें किसी में भी चंद्र कुंडली के अनुसार यदि वो स्थित होगा नीच राशि का स्वामी, तो ऐसे में हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसके नीच भंग राज हो गया है। अब इसको जो अशुभ परिणाम मिलने चाहिए थे वो अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, बल्कि शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो नंबर 1 सूत्र हुआ नीच भंग राजयोग का। अब दूसरा जो है हम चर्चा करते हैं, यदि जन्म पत्रिका में स्थित जो नीच राशिगत स्थित है उसका स्वामी उच्चगत हो जाए, यानी कि उच्च राशि का हो जाए और चंद्र कुंडली के अनुसार वो जन्म पत्रिका के 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान कहलाता है, इनमें स्थित हो, तो ऐसे में भी हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसका नीच भंग राज हो गया है। अब किस तरह से होता है ये बताता हूँ। हम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ही चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें यदि 7वें स्थान पर जो 7 था उस पर सूर्य स्थित है और तो सूर्य तो नीचगत हो गया, लेकिन इसका स्वामी 7वें स्थान पर 7 लिखा है, तो 7 का मतलब है शुक्र। शुक्र जो है यदि उच्च राशि में स्थित हो, अब ये उच्च राशि जो स्थित होगी वो 12वें स्थान पर मानी जाएगी, यानी कि शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार 12वें स्थान पर वहाँ 12 लिखा होगा, तो इसका मतलब हुआ मीन राशि।
मीन राशि में शुक्र स्थित है और साथ ही यदि वो चंद्रमा से, जहाँ चंद्र कुंडली हम देखते हैं तो चंद्र कुंडली के अनुसार या तो 12वें स्थान पर स्थित हो या फिर उससे आगे गिनते हैं तो चौथा स्थान होता है, तीसरा स्थान, या तो तीसरे स्थान पर स्थित हो या फिर छठे स्थान पर। तो इस तरह से जन्म पत्रिका में चंद्र कुंडली के अनुसार 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों पर यदि उच्चगत शुक्र स्थित है, यानी शुक्र बताया मैंने फॉर एग्जाम्पल, तो उसका नीच राशिगत का स्वामी जो हो वो कौन हुआ, वो स्वामी देख लीजिए, और वो उच्च राशिगत चंद्रमा से 1, 4, 7 और 10 स्थानों में स्थित है। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि आपका नीच भंग राजयोग गया। तो 2 सूत्र ये हो। तीसरा सूत्र ये है, काल पुरुष की ही हम पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं 7वें स्थान की। 7वां स्थान 7 लिखा हुआ है तुला राशि और यहाँ पर सूर्य स्थित है। तो यही सूर्य 7वें स्थान पर स्थित है और इसका स्वामी शुक्र हुआ, और ये शुक्र की या तो इस स्थान पर दृष्टि हो। दृष्टि कब पड़ेगी, जब शुक्र लग्न पत्रिका में, यानी कि एक लग्न स्थान पर यदि शुक्र स्थित होगा और शुक्र की लग्न से 7वीं दृष्टि सीधे 7वें स्थान पर, यानी कि उसी स्थान पर पड़ेगी जिसमें वो सूर्य नीच राशिगत हुआ, तो उसकी दृष्टि का संबंध होने के कारण भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो ये 3 सूत्र है। अब जो चौथा सूत्र है वो ये है कि कोई भी ग्रह यदि दिग्बली होकर चाहे नीच राशिगत बैठा हो तब भी वो नीच भंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नंबर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर दिग्बली जो होता है, यदि लग्न में गुरु और बुध दिग्बली होता है, इसी तरह से चौथे स्थान पर चंद्रमा और शुक्र दिग्बली होता है और 7वें स्थान पर शनि दिग्बली होता है और 10वें स्थान पर सूर्य और मंगल दिग्बली होता है। तो ऐसे में यदि ये दिग्बली जो ग्रह नीच राशिगत भी स्थित हो जाए तब भी दिग्बली होने के कारण, इनको दिग्बल प्राप्त होने के कारण आपका नीच भंग राजयोग निश्चित तौर पर समाप्त होगा। किस तरह से? तुला लग्न की हम चर्चा करते हैं। तुला लग्न की पत्रिका के अनुसार 10वें स्थान पर 4 लिखा होगा और 4 लिखा होने के कारण यदि यहाँ पर मंगल ग्रह स्थित हो तो मंगल ग्रह कर्क राशि में, यानी कि 4 वहाँ पर कमज़ोर हो जाता है, वो नीच राशि का हो जाता है। लेकिन 10वें स्थान पर मंगल को दिग्बली का प्रभाव मिलने के कारण ऐसा जातक का नीच भंग राज योग बनता है। नीच भंग हो जाने के कारण ऐसे जातक के जो नीच राशिगत हो रहे थे, निराश हो रहे थे, उसके जो अशुभ परिणाम उनको शंका में गिरे हुए थे, यदि जन्म पत्रिका में इस तरह से यह पोजीशन बनती है तो नीच भंग राज हो जाता है। ऐसे में ऐसे जातक को जीवन में अपार सफलता मिलती है, कैरियर में सफलता मिलती है, अटूट यश मान कीर्ति लाभ सब मिलते रहते हैं और वो दिनों दिन प्रोग्रेस करता ही चला जाता है। तो आज ये था नीच भंग राजयोग का। सभी को जय श्री कृष्ण। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।